सोचा है कि जिस धरती पर आप आज खड़े हैं वो कभी आग का उबलता हुआ महासागर थी और आपके शरीर का हर एक परमाणु कभी किसी मर चुके तारे के भीतर बना था। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यही सच है। आज हम समय की घड़ी को 4.6 अरब वर्ष पीछे ले चलेंगे, जब न कोई इंसान था, न कोई जीव, न कोई समुद्र और न ही ये नीली धरती। चारों ओर केवल अंधकार, गैस, धूल और आग थी। लेकिन इसी अराजकता के बीच शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने आगे चलकर जीवन को जन्म दिया। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक इस घटना को बिग बैंग कहते हैं। ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि समय, अंतरिक्ष, ऊर्जा और पदार्थ की शुरुआत थी। शुरुआत में केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने। करोड़ों वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये गैसें एक दूसरे के करीब आती गईं और पहले तारों का जन्म हुआ। इन विशाल तारों के भीतर एक अद्भुत प्रक्रिया चलती रही। उनके केंद्र में कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा और जीवन के लिए आवश्यक अनेक भारी तत्व बनने लगे। जब ये तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के साथ नष्ट हुए, तब ये सभी तत्व पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं हमारे शरीर का हर एक परमाणु कभी न कभी किसी तारे का हिस्सा था, यानी हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं। समय बीतता गया। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक हिस्से में गैस, धूल और बर्फ का एक विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। संभव है कि पास में हुए किसी सुपरनोवा विस्फोट की तरंगों ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की हो। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता गया, इसकी गति बढ़ती गई। धीरे धीरे इसके केंद्र का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच गया। वहां न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाने लगे और अपार ऊर्जा निकलने लगी। इसी क्षण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूर्य के चारों ओर गैस और धूल की एक विशाल घूमती हुई डिस्क बची रही। इसी डिस्क के भीतर धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे। पहले वे रेत के कण जितने थे, फिर पत्थरों जैसे बने और धीरे धीरे कई किलोमीटर आकार के विशाल पिंडों में बदल गए। इन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पिंड अपने आसपास की और भी सामग्री को अपनी ओर खींचने लगे। लाखों वर्षों तक लगातार टक्करों का सिलसिला चलता रहा। हर टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि उससे अत्यधिक गर्मी पैदा होती थी। आखिरकार अनगिनत प्लैनेटेसिमल आपस में मिलकर एक नए ग्रह का निर्माण करने लगे। यही था हमारी पृथ्वी का जन्म। लेकिन ये पृथ्वी आज जैसी शांत और सुंदर नहीं थी। ये पूरी तरह पिघली हुई चट्टानों का एक विशाल अग्निगोला थी। इसकी सतह पर हर जगह लावा बह रहा था। हजारों ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। आकाश जहरीली गैसों, धुएं और राख से ढका हुआ था। न कहीं पानी था, न सांस लेने लायक ऑक्सीजन। इसके बाद शुरू हुआ पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयावह दौर। चारों ओर से विशाल उल्का पिंड और चट्टानी पिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे। हर टक्कर इतनी विनाशकारी थी कि पूरी पृथ्वी कांप उठती थी। वैज्ञानिक इस समय को हेवी बॉम्बार्डमेंट पीरियड कहते हैं। इन लगातार टक्करों ने पृथ्वी को और भी अधिक गर्म कर दिया। लेकिन इसी दौरान उसके भीतर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुआ। पिघली हुई अवस्था में भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गए, जबकि हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी का कोर, मैंटल और भूपर्पटी बनी। पृथ्वी के केंद्र में मौजूद पिघला हुआ लोहा आगे चलकर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यही अदृश्य ढाल भविष्य में सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण और सौर हवाओं से पृथ्वी की रक्षा करेगी। यदि ये चुंबकीय क्षेत्र न होता तो शायद पृथ्वी कभी भी जीवन के योग्य ग्रह नहीं बन पाती। लेकिन पृथ्वी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। सौर मंडल में मंगल ग्रह के लगभग बराबर आकार का एक और नवजात ग्रह धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही समय बाद इन दोनों के बीच होने वाली एक भीषण टक्कर हमेशा के लिए पृथ्वी का भविष्य बदल देगी। उसी टक्कर से जन्म लेगा पृथ्वी का सबसे करीबी साथी, चंद्रमा। उस अविश्वसनीय घटना की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। अगले भाग में जानेंगे। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी अभी भी आग के उबलते हुए गोले जैसी थी, तभी सौर मंडल में एक और विशाल चट्टानी पिंड धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था।
वैज्ञानिक इस ग्रह के आकार के पिंड को थिया कहते हैं। इसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना था। करोड़ों वर्षों तक सूर्य की परिक्रमा करने के बाद आखिरकार वो क्षण आया जिसने न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे सौर मंडल का इतिहास बदल दिया। फिर हुई एक ऐसी टक्कर जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। थिया लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से पृथ्वी से टकराई। इस टक्कर से निकली ऊर्जा इतनी विशाल थी कि उसकी तुलना खरबों परमाणु बमों के एक साथ विस्फोट से की जाती है। पूरी पृथ्वी फिर से पिघली हुई चट्टानों के महासागर में बदल गई। पृथ्वी की बाहरी परत का एक बड़ा हिस्सा और थिया का अधिकांश भाग अंतरिक्ष में बिखर गया। पहली नजर में ऐसा लगता है कि इस टक्कर ने पृथ्वी को लगभग नष्ट कर दिया, लेकिन यही विनाश आगे चलकर पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पिघली चट्टानों और धूल के अरबों टन मलबे ने धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू किया। कुछ ही हजार वर्षों में यही मलबा मिलकर पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का निर्माण कर गया। आज रात के आकाश में दिखाई देने वाला चंद्रमा वास्तव में पृथ्वी के अतीत का एक जीवित अवशेष है। चंद्रमा का जन्म केवल एक उपग्रह बनने की कहानी नहीं है, उसने पृथ्वी को स्थिर भी किया। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की घूर्णन धुरी को संतुलित रखता है। यदि चंद्रमा न होता तो पृथ्वी की धुरी बार बार बदलती रहती। कभी उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता तो कभी दक्षिणी ध्रुव। ऐसी स्थिति में जलवायु अत्यंत अस्थिर हो जाती और शायद जटिल जीवन का विकास कभी संभव नहीं हो पाता। चंद्रमा ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने महासागरों में ज्वार और भाटा उत्पन्न किए। भविष्य में यही ज्वार भाटा समुद्र के रासायनिक तत्वों को बार बार मिलाकर जीवन के जन्म के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चंद्रमा के बनने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी और इसमें लाखों वर्ष लगे। पिघली हुई चट्टानें धीरे धीरे ठोस बनकर पृथ्वी की पहली कठोर सतह यानी भूपर्पटी का निर्माण करने लगी, लेकिन ये सतह अभी भी बहुत पतली और अस्थिर थी। पृथ्वी के भीतर मौजूद गर्म मैग्मा बार बार इसे तोड़ देता था। इसी दौरान पृथ्वी के भीतर फंसी हुई विशाल मात्रा में गैसें लगातार ज्वालामुखियों के माध्यम से बाहर निकलने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों ने मिलकर पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनाया। लेकिन ये वायुमंडल आज जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं थी। यदि उस समय कोई इंसान वहां मौजूद होता तो वो कुछ ही सेकंड में जीवित नहीं रह पाता। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान और कम होने लगा। वातावरण में मौजूद भारी मात्रा में जल वाष्प संघनित होकर विशाल बादलों में बदल गई। फिर शुरू हुई ऐसी बारिश जो कुछ दिनों या महीनों तक नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक लगातार होती रही। ये पानी पृथ्वी की नीची जगहों पर जमा होने लगा और धीरे धीरे पहले महासागर और समुद्रों का निर्माण हुआ। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का सारा पानी केवल बारिश से नहीं आया। सौर मंडल के शुरुआती दौर में बर्फ से भरे धूमकेतु और जलयुक्त क्षुद्र ग्रह बार बार पृथ्वी से टकराए। उनके साथ भी भारी मात्रा में पानी पृथ्वी पर पहुंचा। यानी आज हमारे महासागरों का कुछ पानी शायद अंतरिक्ष की गहराइयों से आया है। अब पृथ्वी पहले जैसी नहीं रही थी। यहाँ ठोस भूमि थी, विशाल महासागर थे और एक प्रारंभिक वायुमंडल भी था। लेकिन ये दुनिया अभी भी बेहद खतरनाक थी। हर जगह सक्रिय ज्वालामुखी, लगातार बिजली की चमक, जहरीली गैसें और अत्यधिक गर्मी थी। फिर भी इसी कठोर वातावरण में प्रकृति चुपचाप एक ऐसी प्रयोगशाला तैयार कर रही थी जहां पहली बार जीवन की नींव रखी जाने वाली थी। समुद्र के पानी में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और विभिन्न खनिज आपस में प्रतिक्रिया करने लगे। ज्वालामुखियों की गर्मी, बिजली की ऊर्जा, सूर्य की पराबैंगनी किरणें और समुद्र की गहराइयों से स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाली गर्म खनिजमय धाराओं ने इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को और तेज कर दिया। करोड़ों वर्षों तक ये अदृश्य रासायनिक प्रक्रिया चलती रही। अभी तक पृथ्वी पर कोई जीव मौजूद नहीं था, लेकिन हर बीतते वर्ष के साथ ये ग्रह जीवन के लिए अधिक उपयुक्त बनता जा रहा था। धीरे धीरे साधारण अणुओं से अधिक जटिल कार्बनिक अणु बनने लगे। अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और जीवन के मूलभूत केमिकल घटक अस्तित्व में आने लगे। अभी तक कोई जीवित कोशिका नहीं बनी थी, लेकिन जीवन की नींव तैयार हो चुकी थी। और यहीं से शुरू होती है पृथ्वी के इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानी। निर्जीव रसायनों से पहली जीवित कोशिका आखिर कैसे बनी? इस अद्भुत रहस्य का खुलासा होगा भाग 3 में।